नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। अब बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में अब तक कुल 45 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आज हरिद्वार से 2 और लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। 45 साल की महिला भगवानपुर तहसील के मानक मजरा गांव की रहने वाली और जो एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव निकला वो हाथरस का रहने वाला बताया जा रहा है। ऋषिकेश में वो मजदूरी किया करता था जिसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस तरह से ये 2 नए केसेस आज सामने आने के बाद कुल आंकड़ा यहां उत्तराखंड में 45 तक जा पहुंचा है। 45 लोग ऐसे जिनमें कोरोना संक्रमण पाया गया, इनके टेस्ट कराए गए, टेस्ट रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई और इस तरह से 45 कोरोना पॉजिटिव केसेस उत्तराखंड में अब तक सामने आ चुके हैं। और आज 2 नए केसेस सामने आने के बाद पहले 43 केसेस थे, अब 45 तक जा पहुंचे हैं। एक महिला और एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव निकले। एक तो यहीं पर भर्ती हमारे यहाँ 18 साल का मजदूर है जो ऋषिकेश से आ रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो पुलिस ने गणपति में भर्ती कर दिया था। सिम्टम आने पर हमारे यहाँ भर्ती हुआ था 15 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है अभी जो पॉजिटिव आई है। और दूसरा मानिक माजरा का ही एक केस है, दूसरा जो भगवानपुर का जो पॉजिटिव केस आया था उसी के संबंध में है, जो एक महिला है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर कितनी संख्या हो गई टोटल? हमारे ज़िले में 5 पहले थे, 2 ये आ गए, 7 हो गए हैं टोटल यहाँ पर, जिसमें से 4 हमारे यहाँ भर्ती रह चुके हैं और दो क्लियर में निकले थे और एक अब जो आया है पॉजिटिव वो आरोग्य में भर्ती है। फहीम तना हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, 43 से 45 ही मामले जा पहुंचे हैं। 2 नए केसेस सामने आए जिनमें एक महिला और एक पुरुष बताया जा रहा है। इनके बारे में क्या कुछ अपडेट आपके पास और कैसे इन केसेस को हैंडल किया जा रहा है वहां पर शासन प्रशासन के स्तर पर? देखिए, उत्तराखंड में अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहा है, 1-2 करके, 2 कल बढ़े तो आज बढ़े, इस तरीके से। यानी कल 3 केसेस आए थे, आज 2 आए थे, 42 की संख्या अब हो गई है उत्तराखंड में। और ये जो हॉट स्पॉट है, रेड जोन जिले देहरादून में है और उसी तरफ कोई कदम बढ़ा रहा है। हरिद्वार भी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो काफी चिंताजनक है और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि सतर्कता में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यानी जो लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है। और जिस तरीके से केसेस आए हैं इसको लेकर के प्रशासन में भी थोड़ी चिंतन हो रहा है इस बात को लेकर के। हालांकि जो मानक हैं इलाज को लेकर के पॉजिटिव केसेस के और उनके संपर्कों को लेकर वो उन मानकों के हिसाब से कदम बढ़ा दिए हैं। आज भी जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई दोपहर को तो प्रशासन ने इनके संपर्क के लोगों को खोजना शुरू कर दिया ताकि उनको क्वारंटीन किया जा सके। हरिद्वार प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैदी के साथ जुट गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही और मुख्यालय को इनकी रिपोर्ट भेज दी गई और इनके संपर्क जहां जहां होंगे बाहर कोरोना पॉजिटिव केसेस तो फहीम सामने आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के ठीक होने की दर कितनी? देखिए, अभी तक 9 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं तो 42 में से 9 यानी जो है करीब 25% का एक तरीके से अनुमान कह सकते हैं कि 25% ठीक होने की दर है। और अभी जो हाल में तेजी के साथ बढ़े हैं केसेस, ये अभी 2-3 दिन में ज्यादा केसेस एकदम से बढ़े हैं तो अभी कह नहीं सकते कि इनके जो संपर्क के लोग हैं वो कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। बहरहाल ठीक हो रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। और कोई इनमें से अभी तक ये को राहत की बात है कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज नहीं है, ना तो देहरादून ना ही बाकी जिलों का। जी चलिए, शुक्रिया आपका फहीम तना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। उधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम को राहत कोष के लिए चेक सौंपा। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर 25,51,000 का चेक सौंपा। 1,53,000 का चेक प्रधानमंत्री फंड के लिए भी स्पीकर ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा है। कोरोना से जंग के लिए अलग अलग संस्थानों की तरफ से राशि दी जा रही है। तमाम संस्थाएं अपने अपने स्तर पर अपना अपना सहयोग करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में ये एक और सहयोग सीएम से मुलाकात के दौरान कोरोना से निपटने और वर्तमान हालात पर चर्चा भी की गई।
विधानसभा स्पीकर की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के दौरान की, जिस समय उन्होंने चेक सौंपा। ये तस्वीर आपके सामने। और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज मैंने 5 चेक भेंट किए, वो चाहे मेरे आरपीएस स्कूल के द्वारा 10 लाख का चेक दिया गया हो, चाहे फिर भरत मंदिर स्कूल सोसाइटी की तरफ से 10 लाख का चेक दिया गया हो, और फिर चाहे मंदिर श्री भरत जी महाराज की तरफ से 5 लाख का चेक दिया गया हो। इसी प्रकार नौसकी बिरादरी ऋषिकेश की तरफ से 51,000 का चेक मुझे दिया गया। ये सभी 5 चेक लगभग 25,51,000 के जो मुझे मिले थे, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ उन तमाम संस्थाओं का, उन लोगों का जिन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी के लिए, उसके रोकथाम के लिए अपने ओर से ये राशि भेंट की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी प्रकार और भी मेरे क्षेत्र से अन्य संस्थाएं या लोग इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे। तो कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन पार्ट 2 जारी है। 3 मई तक सरकार ने लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया है। ऐसे में हर पार्टी जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद के लिए लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर जरूरतमंद की मदद करना कांग्रेस का धर्म है। कोई भी भूखा ना रहने पाए, भूखा ना सोने पाए, इसके लिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ध्यान में रखे इस बात को, और हर एक गरीब तक खाना पहुंचाने का काम करे, उस तक मदद पहुंचाने का काम करे। इस मौके पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की। तो ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। डोईवाला में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह अन्य तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर खाद्य सामग्री वितरित करते नजर आए। उन्होंने इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस से जुड़े हुए निर्देशित किया कि कोई भी गरीब भूखा ना सोने पाए। ऐसे गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों की मदद करना संकट की इस घड़ी में कांग्रेस का धर्म है, और इस धर्म का पालन हर एक कार्यकर्ता को करना चाहिए। गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए सामने आए और इन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए ये तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए कि कैसे उन्हें गरीबों तक मदद पहुंचानी है। डोईवाला से तस्वीरें। इस दौरान जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री भी वितरित करते दिखे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, और ये बहुत सकारात्मक तस्वीरें। जी हां, महासंकट की इस घड़ी में क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको एक मिलकर इस वायरस को हराना होगा, इस महामारी को निपटाना होगा। और ये कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश है वाकई में सराहनीय। वक्त की जरूरत यही कहती है, लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा ना रह जाए। जो भी सक्षम है, जिनमें भी सामर्थ्य है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कोई भी गरीब परिवार, असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार पीछे ना रह जाए। हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा, हमें उनकी भी भूख का ध्यान रखना होगा, और हर एक कांग्रेसी का फर्ज है ऐसे गरीबों तक मदद पहुंचाना, और इस फर्ज का वो निर्वहन करें। खबर देहरादून से। लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस अब रोज कार्रवाई कर रही है। जहां भी जो भी ऐसे लोग मिलते हैं जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फिर भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने से जो लोग परहेज नहीं कर रहे, बाज नहीं आ रहे, उन लोगों के साथ पुलिस अब सख्ती के साथ निपट रही है। जहां उत्तराखंड पुलिस ने आज राज्य भर में 62 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने आज 367 लोगों को लॉकडाउन उल्लंघन करने पर गिरफ्तार भी किया। राज्य भर में अब तक कुल 1758 मुकदमे दर्ज किए गए। 7220 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन में अब तक 18,949 वाहनों के चालान काटे गए। राज्य में 4,525 वाहन ऐसे जिन्हें पुलिस ने सीज कर दिया है।
वाहनों के चालान करके पुलिस अब तक 91 लाख रुपए वसूल चुकी है। तो इस तरह से कुछ सख्ती के साथ यहां पर उत्तराखंड पुलिस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से निपट रही है। जो लोग बिना इजाजत के या बिना किसी जरूरी काम के अपने घरों से बाहर वाहनों के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को रोककर पहले तो उनसे वैलिड पास की मांग की जाती है। दिखा देते हैं तो ठीक है, नहीं दिखा पाते तो फिर उनके वाहनों तक को सीज किया जा रहा है। और इस तरह से सख्ती के साथ उत्तराखंड पुलिस यहां ऐसे लोगों से बर्ताव करती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का संकट गहराया हुआ है। भारत में भी कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया है, बल्कि लॉकडाउन का दूसरा चरण इस समय जारी है। कोरोना से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन में कोई भी गरीब या फिर जरूरतमंद भूखा ना रह जाए, इसके लिए हरिद्वार में भी आरएसएस संगठन ने कमर कसी हुई है। लगातार जरूरतमंद लोगों को भोजन, दवाइयां वितरित की जा रही है। ये व्यवस्थाएं उनके लिए करवाई जा रही है। आरएसएस की कई सारी टीमें इसको लेकर एक्टिव नजर आ रही है। ये टीमें क्षेत्र के लोगों के घर घर तक भोजन राशन की व्यवस्था करवाने का प्रबंध किए हुए हैं। कोरोना से लड़ने वाले वॉरियर्स यानी कि पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मी जो लगातार इस मुहिम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यालय में सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया। उन्हें खाना भी दिया गया। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक पदम सिंह ने बताया कि जब तक कोरोना जैसी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाता, तब तक संघ का एक एक सिपाही इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा। इस मुहिम के तहत ये नेक काम करता रहेगा, क्योंकि इस समय वक्त की जरूरत है ऐसे गरीबों को, ऐसे जरूरतमंद परिवारों को अपने साथ लेकर चलने की। कहीं कोई परिवार पीछे ना छूट जाए, भूखा ना सोने पाए। इस महामारी के प्रारंभ होते ही संघ के स्वयंसेवक स्वयं प्रेरणा से, उनको कहीं से आदेश देने की आवश्यकता नहीं मिली कि कोई आदेश आएगा तब हम मैदान में जाएंगे। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक इस घटना को जैसे ही ये महामारी अपने देश के अंदर इसने पैर पसारे, स्थान स्थान पर, शाखा शाखा पर ये स्वयंसेवक सक्रिय हो गए। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है, उसको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन देने का काम, उसको कहीं मेडिकल एड की आवश्यकता है तो उसको मेडिकल एड का काम। इस हरिद्वार में तो विशेषकर अन्य राज्यों के बहुत सारे लोग फंस गए थे, अभी भी फंसे हैं, तो उनको कौन उनकी चिंता करेगा। उनके सब प्रकार से उनका रक्षण हो, उनके पेट की सुधा शांत हो, इसलिए पहली आवश्यकता व्यक्ति को उसको भोजन मिल जाए, उसके स्वास्थ्य के लिए उसको दवाई मिल जाए। इन सारी चिंताओं में संघ के स्वयंसेवक यही नहीं, और मैं तो एक और बात कहता हूं कि संघ का आज इतना व्याप हो गया है कि संघ का स्वयंसेवक किसी भी गली मोहल्ले में खड़ा होता है तो स्वयंसेवक एक है, समाज के 10 लोग उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वैश्विक महामारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रावल उत्तराखंड के लिए रवाना। जी हां, उत्तराखंड पहुंचने पर दोनों रावलों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। मामले में बोले राज्य के धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज। देवभूमि पहुंचने पर दोनों रावलों का टेस्ट कराया जाएगा। केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग मुंबई से आएंगे और बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी केरल से आएंगे। ऐसे में सबसे पहले इन दोनों ही रावलों का टेस्ट होगा। कोरोना टेस्ट इनका किया जाएगा। कपाट खुलने पर पहली पूजा पारंपरिक रूप से धामों के रावल ही कराते हैं, इसीलिए इन रावलों को बुलाया गया है। लेकिन धार्मिक पूजा संपन्न कराने से पहले इन्हें टेस्ट से गुजरना होगा। इन्हें पहले कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होगा। उसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद ही ये धार्मिक पूजा संपन्न करा सकेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट दरअसल 28 अप्रैल को खुलने वाले हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को खुलेंगे। चारधाम यात्रा नहीं होगी शुरू निर्धारित समय पर, लेकिन धाम के कपाट अवश्य खोले जाएंगे। सतपाल महाराज ने खुद इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने कहा केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर मुंबई से आएंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी केरल से आएंगे। कपाट खुलने पर पहली पूजा पारंपरिक रूप से धामों के रावल ही कराते हैं, इसलिए इन रावलों को बुलाया गया है। लेकिन सबसे पहले इनकी ब्लड रिपोर्ट्स होंगी, टेस्ट होगा, कोरोना वायरस है नहीं है इस बात की पुष्टि होगी। उसके लिए निश्चित रूप में, क्योंकि वो एक हॉटस्पॉट से आ रहे हैं और केरल के अंदर भी काफ़ी संक्रमण हुआ है और मुंबई में भी काफ़ी संक्रमण हुआ है, तो दोनों राज्यों के अंदर मैं समझता हूँ संक्रमण हुआ है, तो निश्चित रूप में उनका जो है टेस्टिंग उनकी होगी ताकि हमें नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाए, और कोरोना नेगेटिव अगर वो हो जाते हैं तो निश्चित रूप में वो पूजा अर्चना कर पाएंगे। उसके फहीम तनहा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, कपाट तो तय समय पर खोल दिए जाएंगे, उसके लिए रावलों को भी बुलाने की बात कही जा रही है। ऐसे में व्यवस्थाएं वहां पर किस तरह की, क्योंकि यात्रा तो शुरू होगी नहीं, कपाट खुलने के बाद धार्मिक पूजा पाठ बस वहां पर होता रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन दोनों रावलों का टेस्ट करवाना। देखिए शिल्पा, तैयारियों को लेकर के वहाँ तैयारियां हो गई हैं और अभी अंतिम दौर में है तैयारियां। बर्फबारी चूंकि इस बार ज्यादा हुई थी तो बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। केदारनाथ धाम तक मंदिर तक जो है वो बर्फ हटा दी गई है और अभी वहाँ पर टीम लगी है, कुछ लोग लगे हैं जो इस काम, जो तैयारियों को लेकर के वहाँ काम चल रहा है। और बात जहाँ तक है रावल, दोनों रावलों के पहुँचने की, अपने अपने आवासों से वो चल चुके हैं और माना जा रहा है कि कल या परसों तक वो पहुँचेंगे। लेकिन टेस्ट को लेकर टेस्ट जरूर होगा। जैसे सतपाल महाराज मंत्री ने भी बात कही है, कल मदन कौशिक मंत्री ने भी बात कही थी। लेकिन एक बात इसमें ये देखने वाली होगी कि क्वारंटीन को लेकर के क्या फैसला सरकार लेती है। अभी तक प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जो बाहर से जो भी दूसरे राज्य से कोई पहुंचेंगे उनको क्वारंटीन करने का प्रोटोकॉल है, तो उसको लेकर के सरकार, लेकिन फिर तो इन्हें क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। क्वारंटीन अगर किया जाता है शिल्पा, तो एक अड़चन ये भी है कि 28 अप्रैल की वो जो तिथि है वो पूरा दिन 14 दिन के भीतर ही वो बनेगा, दोनों तिथि 29 भी और 28 अप्रैल भी। तो ऐसे में पहले उनकी रिपोर्ट कराई जाएगी, रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे का फैसला होगा। बिल्कुल, टेस्ट तो कराया ही जाएगा। टेस्ट के बाद फिर आगे सरकार उस पर मंथन कर रही है कि टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद अगर नेगेटिव आती है तो उस तरह से फैसला लिया जाएगा। और अभी इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ स्पष्ट स्थिति है नहीं, क्योंकि मंत्री भी स्पष्ट रूप से बयान सुना कि वो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पाए हैं। सरकार उस पर मंथन कर रही है कि कैसे होगा। हालांकि जो पूजा है, कपाट जब खुलते हैं तो रावल ही पारंपरिक रूप से उसकी मुख्य पूजा करते चले आए हैं। और हालांकि इसमें भी एक विकल्प के तौर पर भी है, जिसमें राज दरबार टिहरी राज घराना और उनसे बात करके फिर अर्चक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया ऑप्शनल है और वो भी परंपरा में है। तो बहरहाल इन तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर मंदिर समिति और यानी कि ऑप्शन में बाकी रावल भी है। अगर बाई चांस इनकी रिपोर्ट सही नहीं आती है टेस्ट की, तो फिर दूसरा ऑप्शन भी तैयार है। देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कि रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि रावल वहां पर सुरक्षित हैं। अब केरल से जब आ रहे हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और भीमा शंकर लिंग जो मुंबई से चले हैं, तो सुरक्षित हैं वहां पर, उनके स्वास्थ्य सुरक्षित है, उसके बाद चले हैं। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन अभी सरकार इसमें मंथन कर रही है। टेस्ट तो होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तनहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। उधर ऋषिकेश एम्स में टेलीमेडिसिन वर्चुअल ओपीडी का निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने विधिवत तरीके से शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि संस्थान कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं से विहीन क्षेत्रों के लोगों को कोरोना के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। टेलीमेडिसिन वर्चुअल ओपीडी में मरीजों को कोविड-19 के साथ साथ हृदय रोग समेत 10 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी। मरीजों की सुविधाओं के लिए एम्स ने 3 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। संस्थान परिसर में टेलीमेडिसिन वर्चुअल ओपीडी के डॉक्टर वर्तिका ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के चलते इस समय देशवासी घरों में रहकर सरकार के निर्देशों का पालन करें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में एम्स संस्थान की ये पहल स्वास्थ्य विहीन क्षेत्रों के लोगों के लिए कारगर साबित होगी। इसी मकसद के साथ इसे खोला गया है। टेलीमेडिसिन के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर
अभी फ्लैश होंगे और नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर्स आपके सामने, इन नंबर्स पे कॉल करके आप संपर्क साध सकते हैं और इस तरह से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉकडाउन घोषित करा गया है और ये पहले तो 21 दिन का था, उसके बाद इसकी अवधि बढ़ा के 3 मई तक कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो निरंतर हमारे पास आते रहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अब नहीं आ पा रहे हैं। तो उन लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए जो वो अपने घरों में हैं और परेशान हो रहे हैं और छोटी छोटी बातें, कई दफ़े कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं जिनको नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे डील करें, तो हमने ये टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू करी गई है, जिसमें हमने 10 स्पेशलिस्ट को भी ऑन बोर्ड रखा है, जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पल्मोनरी मेडिसिन, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री की काफ़ी पेशेंट की हमारे पास कॉल आ रही है। इस तरह से हमारे पास ऑर्थोपीडिक्स और बहुत सारी अन्य विशेषताओं के डॉक्टर बैठते हैं और ये इनके टाइमिंग हमारे 9 बजे से लेकर। वहीं मसूरी में विधायक गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में तकरीबन 800 राशन के किट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। विधायक गणेश जोशी ने मसूरी के पेट्रोल पंप, लाइब्रेरी चेक, कैंपटी चेक, पिक्चर पैलेस चेक पर सैकड़ों मजदूरों को राशन वितरित किया। इस दौरान मौके पर मौजूद मजदूरों के चेहरे खिले हुए नजर आए। मजदूरों ने भी मसूरी विधायक गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस आपदा की घड़ी में विधायक जी लगातार उनकी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ में खड़ा है, कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। भारत जैसा 130 करोड़ की आबादी का देश अन्य देशों की तुलना करें, यहाँ पर कोरोना का प्रभाव न के बराबर है। उसका कारण है कि हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो मोदी जी ने अपील करी उस पर चल रहे हैं। ऐसे में जो हमारी जनता है, लॉकडाउन के कारण उनको परेशानी न हो, उनको राशन मिले, उनको पका राशन मिले, इसकी जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्य आज मोदी किचन के माध्यम। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।